नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है योगेश और आप सभी हैं गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी बायोलॉजी के जेनेटिक डिजीज़ की तीसरी वीडियो जो कि सिकल सेल एनीमिया है उसके ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं। अब जो ये टर्म है सिकल सेल एनीमिया, ये टर्म आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इनसे रिलेट करता है। आरबीसी से संबंधित बीमारी है, मतलब कि ये हमारे ब्लड से, ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। इसके अंदर होता क्या है, चलिए थोड़ा सा अंदर चलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल, उनका शेप इस तरीके का होता है। तो उनके शेप के लिए सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव का मतलब कॉनकेव लेंस आपने पढ़ा होगा, कॉनकेव लेंस इस तरीके से होता है, ये ठीक है। तो ये बाई कॉनकेव शेप है क्योंकि इसकी भी शेप इसी तरीके से दिखाई देती है। बाई कॉनकेव के साथ साथ इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, बाई कॉनकेव, और इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस ना होने की वजह से इनका असली नाम जो है वो है रेड ब्लड कॉर्पसल। असली नाम तो इनका रेड ब्लड कॉर्पसल है, लेकिन हम इनको रेड ब्लड सेल्स भी कह देते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसल के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसका की नाम है क्या, इसका नाम है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को हम HB से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, गोल प्रोटीन है, ये एक बॉल की तरह होता है। इसके अंदर दो चेन होती है, एक अल्फा एक बीटा, दो चेन होती है अल्फा और बीटा। इसको आप ए चेन और बी चेन भी कह सकते हैं। चलिए अब आपको क्या पता करना है कि हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू है एक ह्यूमन ब्लड के अंदर वो कितनी होती है मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, और कितनी वैल्यू इसकी एवरेज होनी चाहिए, और आमतौर पर इंडिया में कितनी पाई जाती है वो भी आपको पता करना है। आगे बढ़ते तो हम पहुंचे आरबीसी के अंदर। आरबीसी की शेप ऐसी है, ठीक है। आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। और इसके पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, नो न्यूक्लियस एंड नो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये फिर करता क्या है, दो काम है इसके। सबसे पहला ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और दूसरा CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करना। तो O2 और CO2 इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती है, वो होती है आरबीसी की। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल। इसके अंदर मेन काम जो ये करते हैं वो हीमोग्लोबिन के द्वारा करते हैं। जो हीमोग्लोबिन हमने बनाया था अंदर वो इनके द्वारा होता है। अब बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए नहीं होता क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को दो चीजें चाहिए अपने फंक्शन के लिए, जिसमें से कि सबसे पहला है ऑक्सीजन और दूसरा है क्या, ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दो चीजें चाहिए। अगर आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया तो आरबीसी अपने माइटोकॉन्ड्रिया से इन दोनों चीजों को पहले ही यूज कर लेगा, सेल्स को नहीं दे पाएगा। जैसे कंसिडर कर लीजिए कि आपके पास कुछ आरबीसी हैं जिनका काम है ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को किसको पकड़ा के आना, सेल्स को पकड़ा के आना। लेकिन अगर इन आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज और ऑक्सीजन को खुद ही यूज कर लेगा। और खुद यूज करने का मतलब क्या है कि वो उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करके सेल्स को नहीं दे पाएगा, वो खुद ही सारी एनर्जी यूज कर लेगा। इसीलिए नेचर ने इवोल्यूशन करके हमारे सेल्स के अंदर आरबीसी छोड़ा ही नहीं। तो आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ा ही नहीं, तो आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। आगे अब ये होता इस तरीके का है। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, ये कुछ आरबीसी जो है वो नॉर्मल शेप के हैं, गोल राउंड, ठीक है। ये नॉर्मल एरिथ्रोसाइट सेल्स हैं, नॉर्मल एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल गोल होते हैं, और दोनों तरफ से आप देखोगे बाइकॉन के मतलब कि थोड़े से लूप में है। लेकिन जो ये है जिनका की नाम है सिकल सेल एनीमिया, इनका शेप आप देखोगे ना तो ये हंसिया के आकार का है, इस तरीके से ये शेप इनका हंसिया के आकार का है, थोड़ा सा चांद के आकार का। क्रेसेंट मून डिसऑर्डर भी इसको कहते हैं। इसका एक और नाम जो है वो है क्या, क्रेसेंट मून डिसऑर्डर, क्योंकि इस चांद के आकार का आरबीसी हो जाता है। तो सिकल शेप हंसिया, जैसे कि हम फसलों की कटाई करते हैं तो हंसिया के आकार के आरबीसी हो जाते हैं, वो इसमें दिखाया गया है। अब हंसिया के आकार में गड़बड़ क्या है, हंसिया के आकार के आरबीसी जो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये आरबीसी ब्लड वेसल्स के अंदर कहीं भी किसी भी कोने में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से वहां पर हो जाएगा आरबीसी का जमावड़ा। तो द सिकल सेल रेड ब्लड सेल्स थोड़े से तीखे होते हैं और ये किसी भी ब्लड वेसल के कोनों में जाके चिपकने लग जाते हैं। इनका यहां फॉर्म हो जाता है एग्रीगेशन,
इनका यहाँ फॉर्म हो जाता है एग्रीगेशन, और एग्रीगेशन मतलब जमावड़ा, जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल्स के अंदर फंक्शन नहीं कर पाते और वहाँ पर्सन की ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड का कोगुलेशन भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, इस टाइप का भी देख लेते हैं। नॉर्मल आरबीसी आपको दिखाई दे रहा है किस शेप का, गोल, लेकिन जो सिकल सेल आरबीसी है, जो बाकी आपको शेप दिखाई दे रहे हैं, इनका शेप हो गया है थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब हंसिया के आकार का, इस टाइप का इनका शेप हो गया। ठीक है, इसके बाद चलिए, तो अब हम पता करते हैं कि ये डिसऑर्डर जो है वो आया कहाँ से, ओरिजिनेट कैसे होगा। तो ओरिजिनेशन के लिए आपको आना पड़ेगा थोड़ा सा ह्यूमन कैरियोटाइप, मतलब कि क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट के अंदर। तो क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट में आप आओगे तो आपको मिलेगा ह्यूमन बॉडी में एक क्रोमोसोम जिसकी संख्या कितनी है, क्रोमोसोम नंबर 11। क्रोमोसोम नंबर 11 जो है, इसके ऊपर गड़बड़ियां होती हैं, तब जाके सिकल सेल एनीमिया होता है। और क्रोमोसोम 11 की गड़बड़ियां, क्रोमोसोम नंबर 11 की गड़बड़ियां ना तो किसी एक्स क्रोमोसोम से रिलेट करती है और ना ही किसी वाई क्रोमोसोम से रिलेट करती है। इसीलिए ये डिजीज जो हुई हमारी, ये हुई ऑटोसोमल डिजीज। और ऑटोसोमल डिजीज जो है, ये किसी भी जेंडर के अंदर भेदभाव नहीं करती, ये मेल और फीमेल को बराबर होगी। इसके लिए कोई मेल या फीमेल ऊपर नीचे नहीं। जैसे हमने पिछले 2 डिसऑर्डर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एक तो पढ़ा था हंटिंग ब्लीडर्स डिसीज, जिसको हम कहते हैं हीमोफीलिया, और उससे पहले हमने एक और डिसीज पढ़ी थी जिसमें भी डिसऑर्डर जो था वो जेंडर में डिफरेंशिएट कर रहा था, कलर ब्लाइंडनेस जो हमने पढ़ी थी। लेकिन इसमें जेंडर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये जेंडर में भेदभाव नहीं करेगी, ये डिसऑर्डर ऑटोसोमल है, ये मेल और फीमेल को बराबर होगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे गड़बड़ी होती है। 11 पर गड़बड़ी कौन सी होती है, इस स्लाइड पर। इस स्लाइड में क्या है, हम देख पा रहे हैं पूरा सीक्वेंस हमें डीएनए का दिया हुआ है, क्रोमोसोम 11 का, जिसमें आपको डीएनए का एक सीक्वेंस मिलेगा CTC, और इसका उल्टा आपको सीक्वेंस मिलेगा यहाँ GAG। ठीक है, अब GAG जो सीक्वेंस है, इसके अकॉर्डिंग कोडिंग जो अमीनो एसिड की बनती है ट्रांसलेशन में, वो बनती है ग्लूटामिक एसिड की, जो कि होना चाहिए, हम सभी में है। लेकिन इस पॉइंट पर म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन होने की वजह से जो कोडिंग है वो चेंज हो जाती है GTG के डीएनए में। ये मैं डीएनए की सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपको आरएनए का सीक्वेंस खुद पता करना है, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। यहाँ भी आरएनए का सीक्वेंस, और इस केस में भी जो आरएनए का सीक्वेंस है वो क्या होगा, वो आपको पता करना है। एक बार एनसीईआरटी आप इसको रीड आउट करेंगे, आपको वहाँ से मिलेगा। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी मेहनत अगर मैं ही कर दूंगा तो आप लोग आलसी हो जाओगे ना। तो यहाँ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए चीज़ें। हाँ, वहाँ पर उस फोटोग्राफ में वो ऐसा ऐसा हमने पढ़ा था, क्लास 12th में है ये, तो जेनेटिक्स में आप जाके इसे ढूंढ सकते हैं। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, जिसका नाम है क्या, वलीन। तो जैसे ही यहाँ वलीन आता है, हीमोग्लोबिन ऐसा होना चाहिए था, अब हीमोग्लोबिन ऐसा हो जाता है। इसका मतलब क्या, यहाँ से जो हीमोग्लोबिन बनता है वो नॉर्मल आरबीसी बना था, लेकिन अब जो बना है ये है सिकल सेल का आरबीसी, हंसिया के आकार का टेढ़ा। ये वाला जो हीमोग्लोबिन है, ये वाला हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। ध्यान समझना, ये वाला हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर पर्सन का हीमोग्लोबिन ऐसा हो गया, तो वो पर्सन क्या, वो आरबीसी हीमोग्लोबिन जो इनके अंदर प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन को लेकर नहीं जा पाएंगे, तो पर्सन यहाँ थोड़ा सा थकावट महसूस करने लगेगा, और सीवियर केसेस में और कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, वो अभी हम देखने वाले हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं कि ये हुआ कैसे। तो हीमोग्लोबिन हमारा ऐसा होना चाहिए, HbA। 2 अलील हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में क्रॉस डिजाइन किया था, वैसे ही हीमोग्लोबिन A। इस केस में जो बनेगा, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल आरबीसी। लेकिन अगर इनमें से किसी एक में चेंज आ गया, HbA HbS, तो ये आरबीसी नॉर्मल नहीं है, इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगोट। और अगर HbS और HbS में आया, तो इसको हम बोलेंगे होमोजाइगोट रिसेसिव। इस तरीके से समझना। अब इसके अंदर से हर एक केस को उठाते हैं। सबसे पहला, अगर हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन A दोनों हुए, तो इसका आरबीसी हमेशा ऐसा रहेगा जैसा कि हम और आप में है, बिल्कुल ऐसा नॉर्मल आरबीसी, बाइकॉन्केव ओवल गोल, जो कि हर तरीके से ऑक्सीजन को लेके जा सकता है, टेम्परेरी परमानेंट बॉन्ड सारे बना सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एक हीमोग्लोबिन A ही है और दूसरा हीमोग्लोबिन S बन जाता है, तो इसमें 2 कंडीशन आती है। सबसे पहली कंडीशन,
O2 की सप्लाई पे डिपेंड करने वाली हैं चीजें। अगर O2 की सप्लाई बहुत सारी है तब तो इसका आरबीसी ऐसा रहेगा, लेकिन अगर O2 की सप्लाई गिर जाती है, लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आरबीसी जो है ऐसा ना रह के हो जाएगा कुछ इस आकार का, मतलब सिकल सेल, जो कि हमने अभी पढ़ी थी। तो अगर किसी के अंदर एक सिकल सेल का जीन चला गया, एक नॉर्मल जीन है, एक सिकल सेल का जीन है, मतलब HbA HbS हेट्रोजाइगोट कंडीशन। इसमें क्या होगा कि अगर जब तक ऑक्सीजन बिल्कुल बराबर है, अच्छी खासी ऑक्सीजन लेवल है, पर्सन सो रहा है, आराम से बैठा है, खाना खा रहा है, सांस ले रहा है, तब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई गिरी, ऑक्सीजन की सप्लाई गिरने का मतलब क्या है कि जैसे वो माउंटेन क्लाइंब कर रहा है, वो जॉगिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, वो कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, जब ऑक्सीजन की हमें जरूरत ज्यादा होती है लेकिन हम उतने अच्छे से सांस ले नहीं पाते हैं, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई गिरी तो इस पर्सन का आरबीसी इस शेप का हो जाएगा, और जैसे ही वो इस शेप का होगा वो पर्सन का आरबीसी खराब। तो HbA और HbS में O2 सप्लाई कम होने पर सही चलता, खराब होगी चीजें, और O2 की सप्लाई अच्छी खासी होगी तो पर्सन नॉर्मल कंडीशन में जीता रहेगा। लेकिन अगर ये ज्यादा देर तक रहा तो पर्सन को अनीमिया भी हो सकता है। अनीमिया मतलब खून की कमी। दूसरा, वो पर्सन अनकॉन्शियस भी हो सकता है, सब कॉन्शियस स्टेट में भी जा सकता है, मतलब कि वो कोमा में जा सकता है, वो उसके साथ साथ बेहोश भी हो सकता है, और इवन कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। तीसरी कंडीशन जो थी वो कौन सी थी? HbS और HbS दोनों में ही सिकल सेल का जीन चला जाए तो HbS और HbS के केस में क्या होगा, ये कंडीशन हमारी आती है लीथल का मतलब कि ये कंडीशन अब बहुत ज्यादा घातक होने वाली है, क्योंकि ये बच्चे, मैंने एडल्ट्स बोला ही नहीं, इसका मतलब क्या, ये बच्चे अपने बचपन की स्टेज ही पार नहीं कर पाते, 6-7 साल 8 साल 10 साल तक की एज तक जाते हैं, इनकी डेथ हो ही जाती है किसी न किसी कारण से, क्योंकि इनके पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन ही नहीं है। सिकल सेल का जीन जो है वो घातक होता है और इनकी 10 साल 8 साल 6 साल 7 साल से पहले ही डेथ हो जाती है, तो ये लीथल कंडीशन आ जाती है। अब थोड़े से क्रॉस डिजाइन करते हैं। मान लीजिए आप क्रॉस डिजाइन करते हो, एक हीमोग्लोबिन का नॉर्मल पर्सन HbA और एक हीमोग्लोबिन में हेट्रोजाइगोट HbA HbS, ठीक है। यहां से जो गैमेट बनेंगे और यहां से जो गैमेट बनेंगे, इधर से गैमेट बन सकते हैं HbA और यहां से जो गैमेट बनेंगे वो बनेंगे HbS। इधर से यहां से भी बनेगा HbA, यहां से एक गैमेट बनेगा HbA और यहां से जो गैमेट बनेगा वो कौन सा होगा, HbS। अब इनका क्रॉस डिजाइन कर लो, ठीक है। तो HbA और इधर से भी क्या होगा, HbA, इधर से HbA और यहाँ आएगा HbS। इन दोनों का बनेगा नॉर्मल HbA हीमोग्लोबिन A, ठीक है। यहाँ भी बनेगा नॉर्मल हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन A, ठीक है। यहाँ बनेगा हीमोग्लोबिन A और इसके साथ हीमोग्लोबिन S, मतलब कि ये सिकल सेल वाला होगा। लो लेवल की सप्लाई में इसका आरबीसी टेढ़ा आकार का हो जाएगा, और यहाँ से भी बनेगा HbA और HbS, ये भी सिकल सेल वाला होगा। इसका भी लो लेवल ऑफ O2 में हीमोग्लोबिन जो आरबीसी है उसका आकार बदल जाएगा। तो हमारे पास रेशियो आया 1:1, मतलब 50% नॉर्मल होंगे और 50% जो होंगे वो हमारे पास सिकल सेल वाले होंगे, ठीक है। आपको इसमें एक क्रॉस डिजाइन करना है, किसका, एक ऐसे पेरेंट का जो दोनों ही सिकल सेल से प्रभावित है, HbA HbS, और इधर से भी होगा HbA और HbS। आपको इनका क्रॉस डिजाइन करना है और इसका आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। इसके रेशियो में आपको जो टर्म्स आएंगी उनको आप अपने यूनिट स्क्वायर से मैच भी करें कि मेरा स्क्वायर में जो वैल्यू आई थी, जो बाहर रेशियो आया है वो रेशियो करेक्ट है या नहीं। ये तो ये रहा आपका क्या, होमवर्क। एक चीज और बात आती है कि जब ये बीमारी रिसेसिव है या फिर थोड़ी घातक है तो ये एलिमिनेट क्यों नहीं हुई हमारी दुनिया से, ये जेनेटिक डिसऑर्डर गया क्यों नहीं? क्योंकि एक कंट्री है जिसका कि नाम है क्या, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में मच्छर बहुत है और मच्छर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर मलेरिया भी बहुत ज़्यादा है। तो मच्छर ज़्यादा है, वहाँ मलेरिया भी ज़्यादा है, और मलेरिया का पैरासाइट जो है, जो प्लाज्मोडियम वाइरस जिसका कि नाम है, तो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो आरबीसी के अंदर घुसता है। लेकिन किस आरबीसी में घुसेगा, जो नॉर्मल वाला होगा। सिकल सेल वाले में कुछ खाने को नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं जाएगा। तो यहाँ जो आरबीसी है मलेरिया का, वो नॉर्मल वाली जो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का पैरासाइट है वो नॉर्मल वाले आरबीसी में घुसता है, उसको मारता है, सिकल सेल वाले को नहीं मारता। इसीलिए ये बीमारी साउथ अफ्रीका से अभी भी गई नहीं है, और साउथ अफ्रीका से नहीं गई तो बाकी पूरी दुनिया में भी ये मौजूद है, क्योंकि ये मलेरिया के खिलाफ थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उस पर्सन को मलेरिया से फाइट करने में थोड़ी मदद मिलती है, इसीलिए ये
जो बीमारी है अभी तक इरेडिकेट नहीं हुई है। तो ये रहा हमारे पास सिकल सेल एनीमिया पूरा का पूरा लेखा जोखा। इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो होमवर्क है उनको आप प्रैक्टिस करें। अगले सेशन में हम कुछ और वीडियोस लाएंगे और शायद हो सकता है कि एक 12th क्लास का पूरा चैप्टर जो है वो हम शुरू करने जाएं। ठीक है, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए।